अगर कोई कह दे कि इंडिया सेकंड ओडीआई इसलिए हार गया था क्योंकि टॉस हार गया था, उसको पकड़ के मारो। क्योंकि पिच रिपोर्ट पे ये कहा जाता है कि ये पिच तो बेल्टर पिच है, टॉस जीतो बैटिंग करो। इससे पहले 4 ओडीआई हुआ है, चारों जो टीम पहले बैटिंग की उसने जीता है। और हमारे कैप्टन शुभमन गिल भी टॉस हार के क्या कहता है कि हम टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही लेते, कोई ड्यू नहीं है, 2-3 दिन से देखा है, और बॉल आगे जाके पिच स्लो होगा तो हम तो बैटिंग ही लेते। तो अगर कैप्टन कह रहे वो टॉस जीत के बैटिंग ही लेता, अगर पिच रिपोर्टर कह रहे बेल्टर पिच है पहले बैटिंग करना चाहिए, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानता कि इंडिया टॉस हार गया इसलिए मैच हार गया। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड की टीम हर डिपार्टमेंट में हमसे ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, और बॉलिंग में तो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड, सब नए नए बॉलर्स इनके पास। ठीक है, 2 प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा बातें करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा शुरू से शुरू करते। शुरू में क्या होता है, इंडिया शायद 12 ओवर पे 70 रन बना लेते हैं। शुभमन गिल बेहतरीन स्टार्ट देता है, रोहित शर्मा का इनिंग्स 3 ब्रेक पे चला है, 3 फेस पे चला है, उसमें थोड़ा बाद में आते 70 रन बन जाता है। उसके बाद जब लेनॉक्स आया तब थोड़ा रन रेट स्लो हो गया इंडिया का। ठीक है, पहले 20 ओवर पे 112 रन, 2 विकेट, लेकिन ठीक ठाक था। उनके स्पिनर्स ने पूरे गेम को कंट्रोल किया, ज्यादा विकेट नहीं लिया लेकिन लाइन टू लाइन बॉलिंग किया, रन बिल्कुल भी नहीं दिया। उनके 3 स्पिनर ने मिलके, मतलब ब्रेसवेल, लेनॉक्स और ग्लेन फिलिप्स का 3 ओवर, 23 ओवर में 89 रन दिया है, 3.89 का इकोनॉमी और 3 विकेट्स लिए। तो अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर, एक तो डेब्यू खेल रहे लेनॉक्स, एक पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स और एक ब्रेसवेल, अगर 23 ओवर में 89 रन देता है, तो हमारे पास तो वर्ल्ड के 2 बेस्ट स्पिनर है, एक जडेजा, रविंद्र जडेजा बुजुर्ग, दूसरा कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर। तो हमारे स्पिनर तो क्या धमाल मचा देंगे, है ना। हमारे स्पिनर्स आगे क्या करते हैं, 18 ओवर पे, 18 ओवर पे 126 रन देता है। हमारे कैप्टन के वो दम भी नहीं था कि जडेजा को 10 ओवर पूरा करवाए। 18 ओवर पे 126 रन, 7 का इकोनॉमी और 1 विकेट। 7 के इकोनॉमी से हमारे 2 स्पिनर जो एक्सपीरियंस है उन्होंने रन दिया है। आप सोचो, एटलीस्ट कुलदीप ने तो कुछ 1 विकेट लिया और बहुत बार उसने विकेट टेकिंग डिलीवरी डाला भी है, जो बहुत बार बॉल हवा में उठा है, जो नो मैंस लैंड पे गिरा है। क्या जडेजा ने एक चांस क्रिएट किया, आप बताओ, एक चांस जडेजा ने क्रिएट किया है कल के दिन। जडेजा इस ओडीआई टीम में 2026 में कैसे है किसी को नहीं पता, क्योंकि ना ही वो केकेआर कोटा से है, ना ही वो एलएसजी कोटा से है, ना ही वो दिल्ली कोटा से। जडेजा कौन से कोटा से इस टीम में आया किसी को नहीं पता, और कैसे है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ना बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है जडेजा। पिछले 5 ओडीआई में 1 विकेट लिया जडेजा, 257 का एवरेज, मतलब हर 250 रन देके 1 विकेट लेता है। 250 रन देके 1 विकेट लेता है, इकोनॉमी भी 6 के ऊपर। और जब बैटिंग करने आया, आराम से केएल राहुल के साथ लंबा खेल सकता था। थोड़ा बहुत पार्टनरशिप किया, लेकिन एटलीस्ट अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ तो खेलो, थोड़ा लंबा तो खेलो। 44 बॉल पे 27, 61 का स्ट्राइक रेट। ऐसा नहीं है कि एंड तक खेल के स्ट्राइक रेट को कवर अप करेगा। जो लोग रो रहे थे कि सीएसके ने जडेजा को जाने क्यों दिया, मैंने बार बार कहा जडेजा को जाने देना अच्छा फैसला। जडेजा T20 में स्ट्राइक रेट इतना कम है, आपको ओवरऑल स्टैट्स देके पता नहीं लगेगा। 4-5 नंबर पे बैटिंग करना जाता है, पूरा 20 ओवर खेले थे 140 के स्ट्राइक रेट्स के साथ। 2020 के बाद जडेजा ने एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाया ओडीआई में, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है 2020 के बाद। 2022 में 61 का स्ट्राइक रेट, 2023 में 75 का स्ट्राइक रेट ओडीआई में। चलो बैटिंग खराब कर रहा है, बॉलिंग तो अच्छा करेगा, बॉलिंग से एक विकेट नहीं ले रहा है, पिछले 5 मैच में 1 विकेट। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट प्लेयर, नीतीश कुमार रेड्डी। 39 ओवर पे बैटिंग करने आया था इंडिया के साथ, उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे एक सेट केएल राहुल खड़ा, एक्सपीरियंस्ड केएल राहुल। और नीतीश कुमार रेड्डी के तो टेलर मेड सिचुएशन था, आपको 3-4 ओवर देख के खेलना था 11 ओवर में, उसके बाद आपको मारना था हाथ खोल के। आराम से खेलो फिर मारो, आपको क्या 10 ओवर टिकना है। आपने क्या किया, आपने 21 बॉल पे 20 रन बनाए, जिसमें शायद 1 चौका था। 46 ओवर पे आउट, 4 ओवर राहुल को अकेले छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं कि 50th ओवर तक खेला है, 4 ओवर राहुल को ऐसे छोड़ दिया। तो चलो हमें लगा नहीं बॉलिंग से अच्छा करेगा, ठीक है, बॉलिंग से 2 ओवर डाला है, 13 रन, 6.5 का इकोनॉमी। मुझे लगता है जो जो लोग नीतीश कुमार रेड्डी को ऑलराउंडर कहते हैं उनको अभी जेल में डाल देना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी इज नॉट एन ऑलराउंडर एनी मोर, एनी वेयर इन एनी फॉर्मेट वो ऑलराउंडर नहीं। टेस्ट में 100 ओवर इंडिया डालता है, नीतीश कुमार रेड्डी डालता है 6 ओवर, 100 में से 6 ओवर डालता है। ओडीआई में 50 ओवर में 2 ओवर डालता है। ये ऑलराउंडर के साइन से, आप सच सच बताओ, आप दिल में हाथ रख के बताओ क्या ये ऑलराउंडर साइन है? 50 ओवर में 2 ओवर डालता है, क्या कैप्टन को भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार रेड्डी 7-8 ओवर डाल सकता है? टेस्ट में भी 100 ओवर में 6 ओवर डालते हैं, ओडीआई में 50 ओवर में 2 ओवर डालता है, तो कहां से ऑलराउंडर हो गया यार? और ऐसा नहीं है कि बैटिंग से बहुत अच्छा कर रहा है, जितना ओवर्स नीतीश कुमार रेड्डी डाल रहा है ना, उतना ओवर्स तो केदार जाधव, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग, धोनी के जमाने में इससे ज्यादा ओवर डाल देता था। सहवाग 6-7 ओवर डाल के रखा है टेस्ट मैच पे ओडीआई में, केदार जाधव 6-7 ओवर डाल के रखा है ओडीआई में धोनी के अंडर। तो वो फिर तो वो भी ऑलराउंडर थे, बहुत बड़े ऑलराउंडर्स थे। कि चलो
बॉलिंग से नहीं कर रहा, नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग से करेगा। ठीक है, बैटिंग से कब किया था लास्ट? ओडीआई में 3 इनिंग्स में 47 रन, कितना 23-22 का एवरेज, टेस्ट में 26 का एवरेज, फर्स्ट क्लास में 23 का एवरेज, आईपीएल में 28 का एवरेज। एक जगह 30 के ऊपर का एवरेज नहीं नीतीश कुमार रेड्डी का बैट के साथ। एक जगह पे फोकस तो करना पड़ेगा यार। ना बैट से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ना बॉल से कंट्रीब्यूट कर रहे हो। हम आपको हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मानते हैं, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट। अगर जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा बहुत अच्छा बैटिंग करता ना, इंडिया 315 320 करता, शायद मैच जीत भी सकता था। दोनों ने केएल राहुल को फंसा के चला गया था, दोनों। इतना खराब हाल है इंडिया का। ठीक है, आप थोड़ा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि रोहित शर्मा का इनिंग्स 3 फेज में चला है। पहले 11 बॉल पे रोहित शर्मा सिर्फ 1 रन बनाता है, अगले 9 बॉल पे 18 रन बनाता है। उसके बाद जब लेनॉक्स आया, रोहित शर्मा बिल्कुल फंस गया था। शायद अगले 17 बॉल पे 5 रन बनाते हैं कुछ, टोटल 24 बॉल 38। तो अगले जो 17 बॉल था उसमें रोहित शर्मा शायद 30 के नीचे हो गया था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद लगा कि रन फ्लो कम हो गया है, स्पिनर्स को मार नहीं पा रहे। तो जब क्लार्क आया, उसको मारने की कोशिश की, कदमों का इस्तेमाल करके, ऑलमोस्ट डिट्टो कॉपी था जो फर्स्ट मैच पे किया है। ठीक है, स्लाइस किया है और डीप कवर पे कैच आउट। चलो ठीक है, रोहित शर्मा आउट हो गया, स्टार्ट अच्छा था। गिल अच्छा खेला था, कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव्स लगाए, कुछ बेहतरीन शॉर्ट आर्म जैब्स खेला है। ठीक है, हाफ सेंचुरी, बैक टू बैक हाफ सेंचुरी। लेकिन उसके बाद एक 127 किलोमीटर की स्पीड के बॉल को, शॉर्ट बॉल को सीधा शॉर्ट आर्म जैब पुल किया है, शॉर्ट मिड विकेट के हाथ पे। चलो गिल भी आउट, श्रेयस अय्यर स्ट्रगल कर रहा था, फिर वो सीधा बॉल को मिड ऑफ के हाथ पे मार बैठा। कोहली आके जो एक कवर ड्राइव मारा, बेहतरीन शॉट था, अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया जहां पे बाउंड्री आ ही नहीं रहा था। कुछ 41 बॉल्स हो चुका था जहां पे बाउंड्री आ ही नहीं रहा था। तो स्ट्रेट डिलीवरी को लेट दिशा देने में चक्कर में कि थर्ड मैन की तरफ लेट खेल देता हूं, बहुत बॉडी की क्लोज बॉल था, उस पर प्लेड ऑन हो गया। ऑलमोस्ट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में जो हुआ था वही हुआ इंडिया के साथ। रोहित शर्मा कदमों का इस्तेमाल करके कवर के ऊपर पे खड़ा कर देता, कवर की दिशा पे। ठीक है, शुभमन गिल शॉर्ट आउट जैब खेलता सीधा फील्डर के हाथ में। विराट कोहली प्ले डाउन, वही गुजरात का स्टेट, वही एक टाइम पे फाइनल पे भी 95-97 बॉल्स पे कोई बाउंड्री नहीं था। इधर भी जब विराट कोहली आउट हुआ 41 बॉल्स पे कोई बाउंड्री नहीं था। ठीक है, इधर से मैच फंस चुका था। ऐसा जडेजा लगा कुछ अच्छा करेगा, ठीक है, शुरू में पार्टनरशिप अच्छा कर रहा, बिल्ड कर रहा था, लेकिन उसके बीच भी शायद कुछ 44-45 बॉल्स पे एक भी बाउंड्री नहीं आया था। फिर जडेजा सीधा ब्रेजल के हाथ में देके चला। इतना सॉफ्ट डिस्मिसल जडेजा के फर्स्ट मैच में भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट डिस्मिसल था, सेकंड इनिंग्स में भी सीधा खड़ा कर दे देता है प्लेयर्स के हाथ में। और फिर जो मैंने बोला नीतीश कुमार रेड्डी आया, उसने भी कुछ नहीं किया। एक केएल राहुल अकेले खड़ा था। शायद केएल राहुल भी शुरू में बहुत स्लो खेला, 30-40 का स्ट्राइकर था। उसके बाद जो उसने पेस किया, हर बॉल पे उसने मारा, ऑलमोस्ट जहां जहां पे उसको मौका मिला उसने बाउंड्री लगाया। 92 बॉल्स पे 112। और केएल राहुल को याद आ गया कि जो गलती मैंने 2019 नवंबर को किया था फाइनल पे, वो गलती मैं नहीं करूंगा। मैं इस बार इतना डिफेंसिव क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं। मैं अपने कैपेबिलिटीज मुझे पता और मैं अच्छा खेलूंगा। पिछले 2 साल ओडीआई क्रिकेट में 107 और 126 का स्ट्राइक रेट रहा है, बेहतरीन खेला। और जो मैं कह रहा था, एक चीज देखो, हमने 23 ओवर स्पिनर्स का खेला है, उसमें सिर्फ एक स्विप शॉट लगा है जो केएल राहुल ने लगाया। सोचो हम स्पिनर्स को कितना खराब खेलते, स्क्वायर ऑफ द विकेट हम खेल ही नहीं पाते। एक स्विप शॉट लगाया जो केएल राहुल ने लगाया अपनी इनिंग्स पे। और न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने 18 ओवर की स्पिन में 13 स्विप शॉट खेला है। 13 स्विप शॉट विलियम, डेरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर लगाया। 13 स्विप शॉट्स 18 ओवर्स में। और इंडिया ने एक स्विप शॉट खेला है 23 ओवर में। एक खराब हाल है। चलो कैसे तैसे करके 284 तक हम पहुंच गए। अब शुरू करना अच्छा जरूरी था बॉलिंग से। हर्षित राणा ने बेहतरीन स्टार्ट किया, प्रसिद्ध ने अच्छा स्टार्ट किया, सिराज ने अच्छा स्टार्ट किया। हर्षित का जो बॉल था सीम के साथ आके अंदर आया, कॉन्वॉय को बोल्ड, बेहतरीन बेस्ट डिलीवरी था उस मैच का। ठीक है, फिर प्रसिद्ध के एक शॉर्ट बॉल डाल के निकल्स को भी आउट करते हैं। पहले 15 ओवर पे न्यूजीलैंड का स्कोर था 53 फॉर 2। हम मैच पे बहुत आगे, 15 ओवर 53 रन रेट हमसे कम, विकेट 2 चला गया। अब तो हमारे स्पिनर्स आना बाकी था ना, उनके तो स्पिनर्स ने मैच को कंट्रोल किया, हमारे स्पिनर्स आना बाकी था। जैसे ही कुलदीप यादव आया, पहली ओवर पे 15 या 16 रन डेरेल मिचेल ने मार दिया पहली ओवर पे, और प्रेशर पूरा हटा दिया न्यूजीलैंड से। कुलदीप की पहले 4 ओवर पे 35 रन मार दिया डेरेल मिचेल ने। और जडेजा तो है ही विकेटलेस, विकेट कभी लेता ही नहीं। फिर प्रेशर आ गया गिल पे। अब गिल क्या करे, गिल को बार बार जाना पड़ रहा था प्रसिद्ध के पास, बार बार जाना पड़ता हर्षित के पास, और हर्षित भी आके 6-7-8 रन दे रहा था। तो गिल से तो मतलब खत्म, गिल के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा। 2 स्पिनर से मिडल के ओवर पे कंट्रोल करना था, दोनों स्पिनर कुछ काम के आए ही नहीं। तो फास्ट बॉलर के पास बार बार जाना पड़ा। फास्ट बॉलर को देख के खेल रहे थे और कुलदीप को मार ही रहे थे। डेरेल मिचेल में पहले भी कह चुका हूं कि ओडीआई फॉर्मेट में नंबर 4 का बेस्ट बैट्समैन है डेरेल मिचेल। और इंडिया के जो विराट कोहली पाकिस्तान के लिए है, वही डेरेल मिचेल इंडिया के लिए। बाकी आप समझदार, आप समझ सकते हो। 117 बॉल्स पे 131 रन। कुलदीप की 32 बॉल्स पे 50 रन बनाए डेरेल मिचेल ने, 32 बॉल्स 50। इंडिया के अगेंस्ट एवरेज है ओडीआई में 67, इंडिया में 66 का एवरेज है।
आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है डेरल मिचेल, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है। जो पहला मैच मुझे लगता है डेरल मिचेल ने हराया था न्यूजीलैंड को, वो हर्षित का कैच ड्रॉप करके, वो मिचेल ने कवर अप कर दिया इस मैच पे। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से इंडिया ये मैच जीत, अरे न्यूजीलैंड ये मैच जीत चुका है। कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं न्यूजीलैंड को। जब डेरल मिचेल और विल यंग बैटिंग करना था, वो 162 रन का पार्टनरशिप पूरे मैच को एक तरफा कर दिया था। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी व्हाइट बॉल फॉर्मेट का ऑलराउंडर, इनको माना मतलब कंसिडर करना भी चाहिए इनको। ठीक है, अब अगर इतना ही है कि नीतीश कुमार रेड्डी 2 ही ओवर डालता है बॉलिंग पे, तो आयुष बदन को खिला लो जो दिल्ली कोटा से आया है, उसको खिला लो, वो भी 2 ओवर डाल देगा ऑफ स्पिन। कोई मुझे मतलब बनता ही नहीं कि 2 ओवर एक प्लेयर जो हम इतना पोटेंशियल देखते कि एक ऑलराउंडर बनेगा इंडिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, उसका 2-2 ओवर दे रहे हो और उससे खुद से बैटिंग हो नहीं रहा है। जडेजा विकेट ले नहीं रहा है। ठीक है, अक्षर पटेल क्यों नहीं है सोडिया टीम में मुझे नहीं पता। फिर किसी और को मौका दे दो यार, शैम्स पुरानी को मौका दे दो, मानव सूत्र को मौका दे दो, कोई और को मौका दे दो, एटलीस्ट कोई कुछ करे तो ट्राई तो करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।